अश्विनी वैष्णव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारी भरकम मंत्रालय और सब अभी फोकस में है, उसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हेक्टिक पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चल रही है, आपके बाकी सारे मंत्रालय भी बहुत सारी हेडलाइंस करा रहे हैं, तो हमारे पास आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ पे, तो हम जल्दी जल्दी जितने इस वक्त के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा जो संसद में हुआ है उसको लेकर के शुरुआत करना चाहती हूँ। पिछले एक हफ्ते में विपक्ष ने बोला है कि एक वक्त होता था कि जब वो आवाज उठाते थे उनको वहां से निकाल दिया जाता था, अब तो आवाज भी नहीं उठाने देते। सरकार ने मतलब वो फॉर्मेलिटी ही खत्म कर दी है हमारे साथ। ऐसा नहीं है, आप देखिए इस सत्र में बजट पर जनरल डिबेट हुआ, कंप्लीट बहुत एक्सटेंसिव डिबेट हुआ। फिर बाद में जब रिसेस हुई, रिसेस के बाद में 4 मंत्रालयों पे लोकसभा में और वैसे ही राज्यसभा में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। रेलवे मंत्रालय पे डिस्कशन हुआ, एग्रीकल्चर पे हुआ, होम मिनिस्ट्री पे हुआ, एक डिटेल्ड डिस्कशन दोनों मंत्रालयों में हुआ। विपक्ष को जो लोकसभा की परंपरा है उसके हिसाब से पूरा टाइम दिया गया। अब विपक्ष में आपस में उनको डिसाइड करना है कि किससे बुलवाए। अब कांग्रेस को डिसाइड करना है कि उनके सबसे अच्छे वक्ता कौन है। अगर उन सबसे अच्छे वक्ताओं में किसी का नाम नहीं आता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कुंभ पे वक्तव्य दिया, राहुल जी ने कहा मैं तो खड़ा भी हुआ, मैंने कहा मैं कुंभ की प्रशंसा करना चाहता था, मैं तो कहना चाहता कि हाँ कितना सुंदर था, कितना भव्य था, मेरे को बोलने ही नहीं दिया। लोकसभा एक परंपराओं से और लोकसभा में कुछ नियम है, उन नियमों से चलती है। उन नियमों के हिसाब से बात करने का सबको चांस मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, इतना लंबा टाइम दिया गया ऑपोजिशन को, उसमें कई उनके वक्ता बोले, उसमें बोलना चाहिए था, लंबा भाषण देना चाहिए था, 45 मिनट का भाषण देना चाहिए था। पर ये अच्छी चीज है कि उन्होंने कहा कि उनको कुंभ पसंद आया, वो भी उसकी प्रशंसा करना चाहते थे। अच्छी बात है, मौका मिलता तो अच्छी बात है। भारत की एक जागृति हो रही है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आज दुनिया भर में पहचाना जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम अभी चुनावी सीजन में जाने वाले हैं सर। हाल फिलहाल में आपका जहां भी आपको प्रभार सह प्रभारी बनाए गए थे आप, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट्स फैंटास्टिक रहे हैं। महाराष्ट्र हाल में बहुत लोग आपको चांस दे नहीं रहे थे, लेकिन जिसको कहते हैं कि छप्पर फाड़ रिजल्ट आया आपका यहाँ पे। अब बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले हमारे मंच पे अपना एनालिसिस और एक प्रिडिक्शन दीजिए। क्या लगता है इस बार आपको बिहार किस तरफ जा रहा है? ये मंच कोई एनालिसिस और प्रिडिक्शन के नहीं होते हैं, तो उसको आप रहने दीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस देश ने 50-60 वर्षों तक, करीब 60 वर्षों तक कांग्रेस का राज देखा। 60 वर्षों में से 4 दशक ऐसे निकले जो कि हमारे लिए, देश के लिए एक तरीके से जिसमें कोई ग्रोथ नहीं, नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अब देश के सामने एक नया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नया कार्यकाल उनके सामने आया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एक नया एग्जाम्पल देश के सामने सेट हुआ है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो आज हमारे नौजवान यहाँ सामने बैठे हैं, इनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया देश, एक नई तरीके से सोसाइटी में, इकोनॉमी में नए, जो उनके लिए डेली नए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को आज देश रिवॉर्ड कर रहा है। आप कहीं भी जाओ देश में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह जाओ, सब जगह आज लोग मोदी जी के काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वही इलेक्शन के टाइम में आशीर्वाद के रूप में बन रहा है। एक और सवाल जो पॉलिटिक्स से आगे थोड़ा हम बढ़े, और बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं क्योंकि मंत्रालय भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर एक डिबेट चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, और बार बार कई सालों में ये चर्चा चलती आई है। लेकिन इस बार ये देखने को आया है कि जो ऑपोजिशन है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आप पर अटैक कर रही है कि भाई जब भी कोई कॉमेडियन आता है तो आप उनके खिलाफ FIR कर देते हैं, और वो आजकल ट्रेंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सामने रखते हैं। देखो, बहुत सरल चीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सामने रखते हैं ना, वो थोड़ा सा उसको खोल को पढ़ ले। उसमें, उसी संविधान में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस राइट को किस तरीके से पालन किया जाएगा। तो वो थोड़ा सा पढ़ लें कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे संविधान ने लगाए हैं,
तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे आगे और थोड़ा वो सा- रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उन्हीं के समय के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के लगाए हुए हैं, जी फर्स्ट अमेंडमेंट। जी, इससे ही आगे अगर थोड़ा बढ़े, क्या आपको लगता है कि अगर मैं कॉमेडियंस की बात करूं और आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं और भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या डू यू सी सम काइंड ऑफ डिवाइड बिटवीन द वेस्टर्न कल्चर एंड इन द इंडियन कल्चर व्हेन इट कम्स टू कॉमेडियंस देखो, एटसेट्रा? वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को आप कंपेयर करोगे तो किस पैरामीटर पे करोगे? आप वेस्ट में जाओ, झंडे को जलाना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता जी। है। क्या मेरे देश में झंडे को जलाने की बात को आप मानोगे? कोई नहीं मानेगा। आप कैसे कंपेयर करोगे? वेस्ट में न्यूडिटी एक नॉर्म है, उसको कोई बुरा नहीं मानते। क्या हमारे समाज में इस तरह की बात को हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हमें अपने अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने कल्चरल, अपना रिच हेरिटेज, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, हमारे ईथोस, हमारी डाइवर्सिटी, हमारी मल्टीपल लैंग्वेजेस, हमारे सारे लैंग्वेजेस के बीच में इंटरेक्शन, डिफरेंट जो देखो, हमारा देश कोई जियो पॉलिटिकल देश नहीं है, हमारा देश जियो कल्चरल देश है। जी इस देश ने एक कल्चरल फ्रेमवर्क में लोगों को एक साथ रखा है सदियों से, आज नहीं सदियों से, ओवर मैनी मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ऐसी परिस्थिति में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज़मीन, अपने लोग, अपने कल्चर, अपने इतिहास, अपनी हेरिटेज, इन सबको ध्यान में रख के हर चीज़ को करना चाहिए। जी, हम अपने धरोहर की बात तो कर ही रहे हैं और क्योंकि वेस्ट का जिक्र हुआ तो मुझे ये पूछना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात आती है बहुत बार और डिसइंफॉर्मेशन बहुत इंडिया के खिलाफ होता रहा है और खासकर हमारा जो वेस्टर्न नेबर है वहाँ से बहुत सब कुछ होता है। और आप देख रहे हैं कि जैसे यूट्यूब है या अलग अलग कंटेंट और सोशल मीडिया है, उसमें बहुत सारा प्रहार जो है इंडिया के खिलाफ होता है और आपकी मिनिस्ट्री भी इस पर बहुत काम कर रही है। तो कैसे इस डिसइंफॉर्मेशन या मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को टैकल किया जा सकता है? ये बड़ी प्रॉब्लम है वाकई, और मिस इन्फॉर्मेशन की इस पूरी कैंपेन को जो कई तरह के लोग चलाते हैं, उसको हमें देशवासियों में एक अवेयरनेस के साथ कानून की जो परिधि है, आईटी एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता है, इन सब का उपयोग करके और एक इन प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत करके भी हर तरीके से, हर एक एस्पेक्ट से इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि देखो, आज के युग में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, ओवरलोड है, लेकिन उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके समझना, उससे ठीक उसका कंक्लूजन निकालना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है और सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है इसमें। सर, आप कल्चर की बात कर रहे थे। एक तरफ हम मॉडर्निटी की तरफ भी हैं और उसको हम प्रमोट करते हैं कि वी वांट टू बी अ मॉडर्न इमर्जिंग सुपर पावर। दूसरी तरफ इतना सारा कंटेंट है, भले से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो या फिर जो इंफॉर्मेशन ओटीटी कंटेंट, यूट्यूब, सब हमारी तरफ आ रहा है। क्या इसको रेगुलेट किया जाएगा? कैसे वो फाइन बैलेंस स्ट्राइक किया जाएगा कि आप मॉडर्न कंटेंट देखिए लेकिन एक लाइन क्रॉस ना हो? नहीं, आपकी बात सही है। हर एक सोसाइटी में कुछ बाउंड्रीज होती हैं। हम अपने घर में जैसे बिहेव करते हैं, घर के बाहर, सोसाइटी में, सोशल फंक्शंस में, हर जगह कुछ एक नॉर्म्स सोसाइटी डिफाइन करती है। उन नॉर्म्स को मानना चाहिए। और जैसा आपने पहले पूछा, हमें जो नॉर्म्स दूसरी दुनिया में लागू होते हैं, वैसे कि वैसे नॉर्म्स हिंदुस्तान में लागू होंगे ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमें अपनी तरीके से उसका पालन करना चाहिए। क्या इसके लिए सरकार एक बिल कंसिडर कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर? देखिए, कानून ऑलरेडी है और कानून का पालन भी हो रहा है अच्छे से। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबको मिलके एक कंसेंसस करके सोसाइटी में सभी को मिलके इसके ऊपर एक एक्शन लेना पड़ेगा। जी अश्विनी जी, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन जो पिछले कुछ सालों में आया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और सबसे प्रमुख इसमें चीज़ ये है कि डेटा की सिक्योरिटी कैसे हो, और जो डेटा जो देश सबसे ज़्यादा रखता है उसकी प्राथमिकता और आगे बढ़ जाती है। तो चाइना और अमेरिका की बहुत सारी पहले रही हैं, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज अभी आई हैं। तो इंडिया इसमें रेगुलेशन को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी हैं उनको और प्रोत्साहन, इसमें इंडिया को एआई लीडर बनाने के लिए क्या करेगा? हमारे देश में, हमारे नौजवानों में, हमारे साइंटिस्ट में टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी समझ है
और जो लीड आज कई कई टॉपिक्स में, कई मेजर टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में भारत जो लीड ले रहा है, मुझे पूरा विश्वास है एआई में भी भारत इसका उपयोग बहुत अच्छा करेगा। एआई जो आज आप चैट जीपीटी वगैरह के माध्यम से देखते हैं, वो उसका एक बहुत छोटा सा रूप है। आज से 10-15 साल पहले से जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, उसमें एआई का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है, मशीन लर्निंग का, डेटा साइंसेस का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है, और उसके कारण प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी है, मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस बहुत इम्प्रूव हुई है, और कई कई ऐसे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के मैटर्स थे, उसमें एआई का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। वो उपयोग अभी और बढ़ेगा। आज हम कॉमन पार्लेंस में एआई को जिस तरीके से समझते हैं, एआई इज़ मच बियॉन्ड दैट। व्हाट यू आर सीइंग इज जस्ट वन चैप्टर ऑफ द एंटायर एआई वर्ल्ड। और उसका उपयोग जिस तरह से सोसाइटी के दूसरे, इकोनॉमी के दूसरे हिस्सों में होएगा, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, और उसमें भारत लीड लेगा, ज़रूर लीड लेगा। एक दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले 2-3 साल से रहा है, वो सेमीकंडक्टर्स को लेकर है, और भारत ने इसमें बहुत बड़ी पहल की है। ताइवान से बहुत ये सेमीकंडक्टर्स आते थे, और बहुत गाड़ियों में भी दिक्कत आई, हमने देखा कई साल। तो सेमीकंडक्टर्स को लेकर क्या बड़ा हो रहा है, और क्या इंडिया को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पहल भारत सरकार कर रहा है? ये बात आपकी ठीक है। आज सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकली एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, करीब करीब हर चीज़ जो ऑन और ऑफ होती है, उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग होता ही होता है। चाहे लाइट हो, चाहे ये माइक हो, चाहे कैमरा हो, चाहे घर में रेफ्रिजरेटर हो, कार हो, स्कूटी हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स का उपयोग होता है। हमारे देश में 1962 से प्रयास किया गया था सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का, फैब्रिकेशन का एक इकोसिस्टम बने। जो पॉलिसीज़ रही उस समय की, फॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाके आज देश में सेमीकंडक्टर का एक अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। 5 यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है, और 2022 के जनवरी में ये स्कीम बनी थी, लॉन्च हुई थी, और 2025 में पहली मेक इन इंडिया चिप निकलेगी। सर, एआई की बात हुई थी, तो जब ये डीप सीक आया, अचानक से एवरीवन सेड कि ये क्या हो गया, ये चाइना ने तो सबको, मतलब अब वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पीछे छोड़ दिया। कितने साल लग जाएंगे कि हम कैच अप कर सके चाइना को, और उसको ओवरटेक करें? कैच अप क्यों, उसको हम ओवरटेक कर पाए? इसी साल अपना फाउंडेशनल मॉडल बन जाएगा। ऑलरेडी इस पे अच्छा काम चल रहा है। इसी साल अपना खुद का LLM बन जाएगा। देखो, एआई की जो दुनिया आप लोग अभी एक जनरल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, 2 फंडामेंटल चीज़ें, एक है मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, दूसरा है इंजीनियरिंग। आप किसी एक प्रोसेसर को किस तरीके से यूज़ करते हो, वो इंजीनियरिंग पे डिपेंड करता है। आपके पास 10,000 प्रोसेसर्स हैं, उन 10,000 प्रोसेसर्स का बेस्ट यूज़ आप कैसे करते हो, वो इंजीनियरिंग का पॉइंट है। मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स मैथ के रिसर्च के विषय हैं, जो कि एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं। किस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स पे स्टडी होना है, वो सब चीज़ें लगातार चलती आ रही हैं। हमारे देश के इंजीनियर्स मैथ और इंजीनियरिंग दोनों को कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एंड वील बी टेकिंग लीड इन दैट। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर इज, बाकी दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के या कुछ कंपनीज के हाथ में कंप्यूट पावर रहा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का जो एक मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसके कारण हमने आज 14,000 GPUs अवेलेबल है देश में, जो भी एआई में काम करता है उनके लिए यूज़ करने के लिए। और जहां दुनिया में $2-2.5 से $3 पर GPU आर की रेट होती है, अपने यहाँ $1 से कम में प्राइस में मिल रहा है। तो बहुत एक अच्छे तरीके से इसका उपयोग हुआ है। हमारा फोकस है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे प्राइवेट सेक्टर में और भी बहुत काम हो रहा है, बट गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इन 3 टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, और बहुत अच्छी एप्लीकेशंस बनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी दुनिया केवल कानून बना के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को रेगुलेट करना चाहती है। वी हैव टेकन अ वेरी यूनिक अप्रोच। वी हैव टेकन एन अप्रोच इन विच वी आर क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। जैसे IIT जोधपुर में डीप फेक को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी बनी है, जैसे IIT मुंबई में
जैसे जगह जगह देश की कई सारे इंस्टीट्यूट्स में काम चल रहा है, जिसमें वाटर मार्किंग कैसे हो, लेबलिंग कैसे हो, डीप फेक है तो उसका डिटेक्शन किस तरह से ऑथेंटिक तरीके से हो, अनलर्निंग कैसे करो, बायस कैसे हटाओ। तो ये अप्रोच, अभी यूरोप का पूरा डेलीगेशन जब आया था, दे वर सरप्राइज्ड एट आवर अप्रोच। सारी दुनिया इस अप्रोच को, इस यूनिक अप्रोच को अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना केवल कानून से संभव नहीं है। वी हैव टू टेक टेक्निकल एज वेल एज लीगल एक्शंस, तभी जाके आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को हार्नेस कर पाओगे और टेक्नोलॉजी के जो नुकसान है उसको कंट्रोल कर पाओगे। And we saw a manifestation of this because we were talking about democratizing technology, and then उसका जो एक flip side है, जो deep fake आपने बात की, उसको हमने बहुत रियल उसका फेस देखा। अभी जो हमारे चुनाव में हुए थे, उससे क्या लर्निंग्स थी आपकी कि कितना डीप हो सकता है और कितना विशियस हो सकता है ये डीप फेक का मॉडल? डेफिनेटली डीप फेक का मुद्दा बहुत सीरियस है और इसका इम्पैक्ट, चुनाव का आपने एग्जांपल दिया, लेकिन पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, किस तरीके से उनके डीप फेक बना के लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, वो भी बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं इस मुद्दे को सीरियस मानता हूँ और अभी जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें बहुत बड़े प्रावधान किए गए। सेक्शन 111 है, इस तरह के सेक्शंस हैं जिसमें इस तरह के फ्रॉड और इस तरह का मिसयूज़, मिस इन्फॉर्मेशन करके जो दिक्कतें आती है उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अश्विनी जी, भारत सरकार ने पिछले 1 साल या 2 साल में बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स को प्रोत्साहन दिया है। क्रिएटर अवार्ड्स जो हैं घोषित किए हैं, पूरे इंडिया भर से लोगों को जो है अवार्ड्स दिए गए। इसी के तहत आपने अनाउंसमेंट किया कि वेव समिट इस बार होने जा रहा है, तो इस बार क्या हटके हो रहा है? हमने सुना कि एंटरटेनमेंट आइकन्स, मीडिया सीईओज को एक प्लेटफॉर्म के तहत वहाँ लाया जाएगा। मेन मुद्दा और फोकस इसका क्या रहेगा? देखो, सीईओज वगैरह आएंगे वो सब अलग जगह है, लेकिन ये जो नौजवान बैठे हैं हमारे, इनकी जो क्रिएटिविटी है और इन्होंने जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है वो एक यूनिक फिनोमिनन है। एक वो दुनिया थी जिसमें बड़े बड़े स्टूडियोज़, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, केवल उन्हीं के पास क्रिएटिव लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का एक प्लेटफॉर्म था। आज की प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से डिजिटल इंडिया के जरिए से देश के हर कोने में, देश के हर नागरिक को टेक्नोलॉजी से एम्पावर किया है, उसके कारण आज बिहार के एक छोटे से गांव में बैठ के बच्चा कुछ अच्छा क्रिएट करता है, एक अच्छा संगीत, अच्छा गाना बनाता है, 10 मिलियन व्यूज़। आप देश के कोने कोने से टैलेंट आज उभर के आ रहा है। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। नौजवानों को एक इस नई जो ताकत है, ये जो नई एक ताकत बन रही है, उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, हमारा जो आईआईटी सिस्टम है, आईआईटी सिस्टम जैसा कि जैसा IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, जिसका पहला इंस्टीट्यूट बनेगा मुंबई में, पहला IICT मुंबई में बनेगा, वैसे कंप्लीट IIT जैसा ही IICT सिस्टम बनाना, और जैसे ऑस्कर है दुनिया में ट्रेडिशनल वर्ल्ड के लिए, कांस है दुनिया में एक अलग तरीके से क्रिएटिव दुनिया के लिए, वैसा ही आज की नई जनरेशन के लिए, इस क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए वेव्स बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। और इस साल भारत की 25 लैंग्वेजेस में जब क्रिएट इन इंडिया चैलेंज घोषित हुआ, लाखों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। 80,000 के आसपास तो फाइनल एंट्रीज हैं। एक पर्टिकुलर में 5 मिलियन, 50 लाख के आसपास एंट्रीज आई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। देयर आर 32 कैटेगरीज इन विच दिस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी मंथ्स नाउ। अगले साल हम दुनिया की और 25 लैंग्वेजेस को जोड़ेंगे, और आप देखना अगले कुछ वर्षों में लोग जैसे ऑस्कर के अवार्ड के लिए उत्साहित होते हैं ना, कांस में जाने के लिए उत्साहित होते हैं, वैसे ही दुनिया भर के, यूरोप के, अमेरिका के, अफ्रीका के, जापान के, कोरिया के क्रिएटर्स वेव्स में आने के लिए उत्साहित होंगे। चलिए, तो यहाँ हमारे ऑडियंस में जितने यहाँ यंग टैलेंटेड क्रिएटर्स हैं, दैट्स योर क्यू। अब अपना काम पे लग जाइए आप। पर सर, अगेन फिर यहाँ पे स्ट्राइकिंग द बैलेंस की बात आ जाती है। क्रिएटर्स को एनकरेज करने का इस सरकार ने पहल की है, लेकिन अभी हाल ही में एक और क्रिएटर की मैं बात कर लूँ, उन्होंने कुछ बोला
और उसके बाद उनका बहुत लंबा पुलिस के केस हुए, समन्स हुए, एक जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया ऑलमोस्ट लिंच मॉब उनके पीछे पड़ गया। अब जो यंग लोग होते हैं उनसे जब हम बात करते हैं वो कहते हैं हमारी एक अलग इकोसिस्टम है, हमारे में ये सब चलता है, ये जोक्स, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा वाइब अलग है, हमारी भाषा अलग है। क्या वहाँ पे एक जिसको कहते हैं कि विरोधाभास आ जाता है कि आप इनकरेज तो कर रहे हैं बट उनकी वाइब चेक नहीं हो पा रही है? नहीं नहीं, विरोधाभास नहीं है, इसको बैलेंस, हर जगह बैलेंस लाइफ में होना चाहिए। सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारी सोसाइटी के अपने नॉर्म्स बनते हैं। और हाँ, ये बात ठीक है कि जनरेशनल चेंजेस जब आती है तो नॉर्म्स भी चेंज होते हैं। जो आज से 100 साल पहले नॉर्म थे वो आज नॉर्म्स चेंज हुए हैं, माना ये बात। लेकिन जो हमारे कानूनी स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें सभी नागरिकों को रहना चाहिए। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसको फिर कांग्रेस उठाती है। वो कहते हैं देखिए असली जो यूथ है वो हमारे साथ है क्योंकि हम इस रूढ़िवादी मानसिकता में विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं कि आपको सोचने का अधिकार है, आपको ये अधिकार है कि आप खुले तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर सके। बिल्कुल एक्सप्रेस करें यूथ, और उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी, दे रही है। ज़रूर एक्सप्रेस करें, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें और अपनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाएं, नए तरह के सॉल्यूशंस लाएं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रिएटिव काम करें, यही हमारा आप सबसे निवेदन है। एक और मंत्रालय की ओर अब बढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा रेलवेज़, और उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए सालों बाद जो है रेल कनेक्टिविटी अब हो रही है। हम वंदे भारत की तो बात करते आए हैं और हमने न्यूज़ 9 पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, आपके साथ ट्रैवल भी किया, लेकिन जो आई थिंक अप्रैल 19 के आसपास ये इवेंट हो रहा है, वो हरी झंडी देंगे, वहाँ पर जम्मू की कटरा को लाल चौक से जोड़ेंगे, तो ये कितना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है, और जो ब्रिजेस की भी जो कनेक्टिविटी हो रही है कितना अच्छा है। चलिए, यहाँ जो ऑडियंस बैठी है उनको मैं एक छोटा सा क्विज पूछता हूँ, जरा ध्यान देना इधर। हाँ, ये बताओ, चेनाब ब्रिज, आपने फोटो देखा है चेनाब ब्रिज का? एफिल टावर और चेनाब ब्रिज की हाइट में कितना डिफरेंस है बताओ? 35 मीटर्स। चेनाब ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर्स ऊंचा है। इनक्रेडिबल। बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। इंजीनियरिंग के अलावा जो भावना है उसके पीछे, जम्मू और श्रीनगर को, कश्मीर की घाटी को जम्मू से जोड़ने की, वो भावना महत्वपूर्ण है। और लोगों के जीवन में, पूरी घाटी में, कश्मीर घाटी में रहने वाले हमारे सभी नागरिकों के जीवन में एक जो बड़ा परिवर्तन लाने का, अच्छे तरीके से उनके यहाँ सामान ढंग से पहुँचे, वो लोग ठीक से ट्रैवल कर पाएँ, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हर तरीके से। और देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जो हमारा देश का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, वहाँ भी वही विकास की धारा पहुँचे जो देश भर में हो रहा है। उस भावना के साथ मोदी जी ने इस ब्रिज को, जो वर्षों से पेंडिंग था, ये रेलवे लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देखोगे टनल ब्रिज, टनल ब्रिज, टनल, इस तरह से प्लेन एरिया नहीं है कोई। और हिमालयन माउंटेन्स बहुत ही यंग माउंटेन्स है। इन यंग माउंटेन्स में टनलिंग का काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें एक नया टनलिंग का मेथड इन्वेंट हुआ है, उसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड। अब तक दुनिया चलती थी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से। और इस पूरे अपना जो नॉर्थ ईस्ट का काम लो, हिमाचल का काम लो, जम्मू कश्मीर का काम लो, इन सब के कारण, उत्तराखंड के काम प्रोजेक्ट्स के कारण एक नया टनलिंग का मेथड इजाद हुआ है, हिमालयन टनलिंग मेथड। जब से रेलवे बनी तब से लेके 2014 तक, 2014 तक 125 किलोमीटर टोटल टनल्स थी पूरे रेलवे सिस्टम में। 2014 से 2024 तक 400 किलोमीटर नई टनल्स बनी। तो काम इस पेस पे हो रहा है, इस स्केल पे हो रहा है मोदी जी के टाइम में, कि देश का हर कोना, हर व्यक्ति, हर जन उससे उसका बेनिफिट मिल रहा है। अश्विनी, एक चीज़ हमने जो ऑब्जर्व की है कि जब भी आप विदेश जाते हैं, आप बारीकी से कोशिश करते हैं ये देखने का कि वहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो रेलवेज़ की है या मेट्रोज़ की है, क्योंकि हमने आपको जर्मनी बुलाया था, स्टुटगार्ट में, आप उस वक्त भी ये देखने वहाँ पर गए, तो ऐसी क्या
कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रेलवेज़ में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं या हो रही हैं, और ख़ासकर मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी कदम उठाए उसके बावजूद कुछ कुछ रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, आपने सही कहा। हमें दुनिया में जो कुछ भी बेस्ट है वो हमें सीखना चाहिए। जहाँ से भी सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए, और हर वक्त कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करने का माइंड में एक माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए कि हम कंटिन्यूसली अपने आप को, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते रहें। इसीलिए रेलवे में जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी डेवॉस गए तो डेवॉस में आधा समय मैंने बिताया रेलवे की वहाँ की मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को समझने का, और प्रैक्टिकली जो लोग काम करते हैं उनके साथ 4-4 घंटे बिता के ढंग से समझ के, और उनमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जापान से हो, जर्मनी से हो, दुनिया में किसी भी देश से सीखने को मौका मिले सीखना चाहिए। इस सब का रिजल्ट भी आया है। कंपेयर टू लालू जी के पीरियड से, ममता जी के पीरियड से 90% रिडक्शन हुआ है एक्सीडेंट्स में, 90%। और बहुत अच्छा इसका एक मेथड है वो अडॉप्ट किया हमने, रूट कॉज एनालिसिस का। कोई भी इंसिडेंट होता है उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, फिर कहीं पे टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना होता है, कहीं पे प्रोसीजरल चेंज लाना होता है, कहीं पे ट्रेनिंग के मेथड्स में चेंज लाना होता है, कहीं पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ता है। इतना बारीकी से जाने के कारण रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन इस पे हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है। हमें इससे भी बहुत आगे और भी ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ानी है, और भी ज़्यादा मेंटेनेंस को इम्प्रूव करना है, तभी सेफ्टी का इम्प्रूवमेंट आएगा। फंड्स की आज कमी नहीं है, फंड्स मोदी जी पर्याप्त दे रहे हैं, टीम पूरी तरह से मेहनत कर रही है, और इसके रिजल्ट भी देखेंगे। आपने फंड्स की तो कमी नहीं है, बट आपके पास समय की कमी है, क्योंकि आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस अभी री इन्वेंशन करने की कोशिश कर रही है, जैसे हमने दिल्ली चुनाव में देखा, गो इट अलोन उनका फॉर्मूला था। अब इंडिकेशंस ये भी हैं कि शायद बिहार में भी वो ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये उनको डिविडेंड्स देगा, कि खुद को सशक्त करेंगे वो, अब किसी के ऊपर पिगी बैक करके अपने पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स को रिस्क नहीं? तो इसका मतलब कांग्रेस मान गई कि इंडी गठबंधन टूट चुका है। वो तो आपने फ्लिप साइड दी, बट काम कर रहा है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि भाई हमने कम से कम दिल्ली में खुद के कितने पैर वोट जमाए आए? हैं। दिल्ली में कितने वोट आए उनके? उन्होंने कहा पिछली आप बार का देखो ना, जीरो इस बार की जीरो से अलग है। कितनी जगह उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, वो डेटा लाके सभी ऑडियंस के सामने रखिए ना। अश्विनी वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस on all the ministries that you have, and most importantly in the railways and in the semiconductors that the country is looking at, जहाँ पे जितनी प्रोग्रेस हम करेंगे उतना ही देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत Thank you. बहुत नमस्कार। Thank you very much. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू पद्मजा, थैंक यू आदित्य।